नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। जैसा कि मेरी एक पहले ही ऑलरेडी 2-3 क्लासेस आ चुकी हैं जिसमें हमने वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में सब पढ़ लिया था। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है शब्द। और शब्द में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो वो भी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, ये QR कोड लगा हुआ है हमारा। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आप इस QR से स्कैन कर सकते हैं। और एजुकेशन पॉइंट लाइव के नाम से हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाली जो PDF है, या इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, उन सब की PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो शब्दों की बात करते हैं सबसे पहले कि शब्द क्या होते हैं। देखो, शब्द क्या होते हैं तो सीधा सीधा सा इसका अर्थ निकलता है एक, कि जो वर्णों का जो एक व्यवस्थित समूह होता है, यानी कि कुछ वर्णों को आपस में मिला के जो बनता है उसी को हम शब्द कहते हैं, है ना। जैसे क म ल, तो ये वर्ण हो गए, और जब ये आपस में मिल जाएंगे तो एक शब्द का निर्माण करेंगे, है ना। तो उन शब्दों के भी अगर हम भेद को देखेंगे तो जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है हिंदी में, तो हमने शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पे किया गया है ना। 4 बेसिस पे हमने शब्दों का क्या कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है, यानी कि उसको अलग अलग आधार में व्यक्त कर रखा है कि क्या शब्द कैसे हैं। जैसे हम अगर स्रोत के आधार पे देखेंगे तो स्रोत के आधार पे हमने क्या कर रखा है, शब्दों का वर्गीकरण कर रखा है। स्रोत क्या होते हैं, स्रोत मतलब सोर्स। जैसे कोई भी शब्द है वो किसी ना किसी सोर्स से आया होगा, कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ होगा, है ना। या उत्पत्ति भी बोलते हैं इसको, उत्पत्ति के आधार पे, या तो उत्पत्ति के आधार पे, है ना, उत्पत्ति के आधार पे कि कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहां से उसका जन्म हुआ है। जैसे इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर एक अंग्रेजी का शब्द है ना। तो इसकी उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, कहां से हुई है, तो इंग्लिश से या अंग्रेजी से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर आप डॉक्टर शब्द को सर्च करेंगे तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा कि वो उसका जो सोर्स है वो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कहूंगा सूर्य, तो सूर्य क्या है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है ना। उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो संस्कृत भाषा से हुई है। ऐसे ही कई सारे शब्द हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं, तो उसका जो सोर्स है उन्हीं के आधार पे हमने क्या करा है, इसका एक वर्गीकरण किया है। तो स्रोत के आधार पे अगर हम देखेंगे तो इसको हमने 5 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला होता है एक तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वो वाले शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, या संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से लिए गए हैं। और जैसे संस्कृत के बाद हम देखते हैं कि संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट आई, अवहट के बाद हिंदी आई। तो ये एक भाषा का विकसित क्रम है, भाषा कैसे कैसे विकसित हुई, और बाद में आज जो प्रचलित है हमारे पूरे भारत में वो हिंदी है। तो हिंदी भाषा का जो प्रचलन स्टार्ट हो रहा था संस्कृत से हो रहा था। अगर हम अपनी मदर लैंग्वेज देखेंगे तो वो संस्कृत है, यानी कि हिंदी जो उत्पन्न हुई है वो कहीं ना कहीं से संस्कृत हुई है। तो संस्कृत के जो शब्द स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं और उनमें कुछ चेंजेस आ गया है, अवहट के बाद जो परिवर्तन आ गया है, जो अर्थ तो वही बताते हैं जो संस्कृत का है, तो उन्हीं शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए सूर्य अगर संस्कृत का शब्द है, तो सूर्य में कुछ परिवर्तन आ गया है ना, इन भाषा क्रम के चलते हुए, जिसको अब हम सूरज भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, सूरज बोलते हैं। तो अर्थ दोनों का सेम है, सूर्य का मतलब भी सूरज होता है और सूरज का मतलब भी सूरज से ही होता है ना। तो ये जो ऐसे शब्द होंगे वो क्या होंगे, वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। अगर अब तीसरे में देखें तो तीसरे में कुछ शब्द होते हैं जो होते हैं देशज। अब देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है, या फिर दूसरी भाषा में इसको ऐसा भी कह सकते हैं
कि जिनकी उत्पत्ति का हमें कुछ पता नहीं चलता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पर वो हमारे डेली रूटीन में यूज किए जाते हैं। जैसे लोटा है ना, आप लोग कलश बोलते हो ना, कलश को लोटा बोलते हो, तो लोटा जो है वो देशज शब्द है, हमें उसका प्रॉपर पता नहीं है कि वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, पर वो हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ है ना। जैसे थैला हो गया, थैला, ठीक है। ऐसे ही रोड़ा हो गया, बहुत सारे शब्द हो गए जो देशज होंगे। फोर्थ अगर हम देखेंगे तो फोर्थ होते हैं विदेशज शब्द, ठीक है। अब विदेशज शब्द क्या होते हैं? तो विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति जो हुई है बाहर हुई है, कहीं विदेश में हुई है, सीधी सीधी सी बात। और हमारे देश में क्यों प्रचलित है? क्योंकि हम देखेंगे कि हमारा देश जो रहा है हमेशा गुलाम वाली स्थिति में रहा है। यानी कि एंशियंट से भी देखेंगे तो एंशियंट में ही भी बहुत सारे इन्वेजन हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। ग्रीक आया, फिर उसके बाद सिकंदर आए, सिकंदर के बाद अरबी, तुर्की, फारसी, उसके बाद अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगाली आए। तो ये सब लोग आते रहे हैं भारत में, है ना। तो जब ये लोग यहाँ पर आएंगे, अपना शासन करेंगे, तो वो अपनी लैंग्वेज भी यूज करेंगे, है ना, अपनी भाषा भी यूज करेंगे। तो उन्हीं की कुछ भाषाओं को हमने क्या कर लिया, अपने यहाँ कैप्चर कर लिया, है ना। जैसे पुर्तगाली जब आए थे तो अनानास शब्द पुर्तगालीज लाए थे, है ना, अनानास, ठीक है। तो अनानास एक पुर्तगाली शब्द हो गया। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो जो गाड़ी है, गाड़ी है ना, गाड़ी जो है, गाड़ी, ये फारसी शब्द है ना। यानी कि जब मुस्लिम आक्रमण होगा तो गाड़ी शब्द आया। ऐसे ही तालाक हो गया, है ना, बेगम हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेश से आए हैं। जैसे हम आजकल यूज करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं, या फिर ऑफिसर यूज करते हैं, सर यूज करते हैं। सर भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्द जो कि किसी बाहर विदेश से आए हैं, उन सभी शब्दों को क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक होता है इसमें 5th नंबर का, उसको बोलते हैं शंकर, ठीक है। अब शंकर शब्द क्या होते हैं? तो शंकर शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जो निर्माण जो है दो भिन्न भिन्न भाषा के शब्दों से हुआ है ना। जैसे दो भिन्न भिन्न भाषा के शब्द हैं और उनसे एक नया शब्द बना दिया है हमने, उसी को हम शंकर शब्द कहते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे जांच करता है, अगर हम देखेंगे जांच करता, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो जांच एक हिंदी का शब्द हो गया, है ना, और प्लस करता, तो करता जो है एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है। ये संस्कृत का हो गया और ये हिंदी का हो गया। यानी कि ये क्या हो गए, दो अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलके बना एक नया शब्द, उसी को हम शंकर शब्द कहेंगे, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि निम्न में से आप शब्द बताइए कि ये कौन सा है ना। जैसे निम्न में से शंकर शब्द कौन सा है? तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं, है ना। मैं एक शब्द दे देता हूं आपको, गाड़ी दे देता हूं, चलो ठीक है। एक शब्द दे देता हूं पाठशाला, है ना। एक शब्द दे देता हूं मैं रेलगाड़ी, ठीक है। और एक शब्द दे देता हूं मैं आपको डॉक्टर, या ऑफिसर दे देता हूं, चलो डॉक्टर दे देता हूं, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। तो अब इनमें से बताओ मुझे, इनमें से पहचान कीजिए कि कौन सा शब्द संकर शब्द है। तो बताओ आप, अगर आपको आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। पहला गाड़ी है, दूसरा पाठशाला है, तीसरा रेलगाड़ी है, चौथा डॉक्टर है। तो देखो डॉक्टर से सीधा सीधा पता चल रहा है डॉक्टर एक सिंगल भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। वहीं पर हम गाड़ी देखेंगे तो गाड़ी मैंने आपको बताया फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा सिंगल है ना। पाठशाला, ठीक है। तो पाठ का मतलब क्या होता है? पाठ का मतलब होता है लेसन, है ना। हिंदी में पाठ बोलते हैं। शाला क्या होता है? शाला को हम बोलते हैं घर, या फिर कोई एक स्थान बड़ा सा जहां पर कोई चीज हो रही हो, घर, निवास स्थान, उसको हम शाला बोलते हैं, ठीक है। वहां पर तीसरा अगर हम देखेंगे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी क्या है? एक शंकर शब्द है। रेलगाड़ी शंकर शब्द कैसे हो गया? अगर हम देखेंगे रेल, रेल जो है ना, रेल, रेल इंग्लिश भाषा का शब्द है, यानी कि अंग्रेजी का शब्द है ना। और गाड़ी जो है, गाड़ी सीधा सीधा मैंने बताया आपको फारसी भाषा का शब्द है। तो रेलगाड़ी क्या है? एक शंकर शब्द हो गया, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रचना के आधार पे, है ना,
रचना के आधार पे, रचना के आधार पे मतलब कि क्या क्या कैसी कैसी रचना है उसके आधार पे शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया है। तो हम देखेंगे रचना के आधार पे हमने शब्दों को 3 टाइप से वर्गीकृत किया है ना। सबसे पहले जो किया है वो किया है रूढ़ शब्द, ठीक है, कुछ शब्द होंगे जो कि रूढ़ होंगे, है ना। दूसरा यौगिक शब्द होंगे, और तीसरा जो होंगे वो होंगे योग रूढ़ शब्द, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द जो होते हैं वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको विच्छेदन करने पर या जिनको ब्रेक करने पर कोई भी अर्थ नहीं मिलता है ना, यानी कि कोई भी एक मीनिंग नहीं मिलेगा। तो ऐसे सारे जितने भी शब्द हैं वो सब रूढ़ शब्द हैं, ठीक है। जैसे घर हो गया, ठीक है, आप कमल बोल दो, कमल हो गया, है ना। घोड़ा हो गया, लड़का हो गया, ठीक है। ये जितने भी शब्द होंगे ये सब क्या है? रूढ़ शब्द है। अगर आप विच्छेद करोगे घ प्लस र, है ना, तो कोई मीनिंग नहीं स्पष्ट हो रहा है। ये सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड देखेंगे यौगिक शब्द, ठीक है। तो यौगिक जो है योग से मिलके बना है, और योग का जो मतलब होता है वो होता है प्लस, है ना। यानी कि जब हम दो चीजों को जोड़ देंगे तो वो शब्द क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। जैसे कोई भी दो शब्दों को आप जोड़ दो, या फिर जिन शब्दों का विच्छेदन करने पर उनके दो शब्द बन जाएंगे और दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, तो उसी को हम यौगिक शब्द बोलेंगे। जैसे पाठशाला, है ना, बहुत इजी सा एग्जाम्पल एक पाठशाला ही है, ठीक है। पाठ अलग हो जाएगा, शाला अलग हो जाएगा, तो दोनों के मीनिंग हो रहे हैं ना। और विद्यालय भी लिख सकते हैं, विद्यालय भी एक यौगिक शब्द है, ठीक है। जैसे विद्या प्लस आलय होता है ना इसका, तो ये क्या हो गया? एक यौगिक शब्द हो गया। तो शायद आपको यौगिक शब्द भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि योग रूढ़ शब्द होते हैं कुछ। अब योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, ठीक है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो रूढ़ और यौगिक दोनों के भांति कार्य करते हैं, है ना। यानी कि उनमें दोनों की सिमिलैरिटीज होगी। जैसे उसमें योग का भी कुछ काम होगा और रूढ़ का भी काम होगा, उन दोनों से मिलके जो बनेंगे वो योग रूढ़ शब्द बनेंगे। अब ऐसा कैसे होगा? तो देखो, योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है कि दो शब्द मिले हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई दो शब्द होंगे जो आपस में मिले हुए होंगे, उनको हम विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बन जाएंगे। वो एक शब्द को जब हम विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो उसकी योग वाली भूमिका हो गई, यौगिक वाली। अब रूढ़ वाला कैसे करेगा? कि वो दोनों के दोनों का अर्थ जो है वो अटपटा सा अर्थ बनाएगा, अलग अर्थ बनाएगा, ठीक है। यानी कि उनको जब हम विच्छेद करते हैं या उनको ब्रेक कर देते हैं तो उनका मीनिंग अलग निकलता है, और जब हम उनको एक साथ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एक साथ बोलते हैं, तो वो एक अलग मीनिंग निकालता है। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं वो सारे क्या है? योग रूढ़ शब्द है। मतलब वो दोनों की कुछ ना कुछ क्वालिटी आएगी उसके अंदर। जैसे यौगिक होंगे वो, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं कि गजानन, है ना, गजानन, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा गज प्लस आनन, है ना, ठीक है। तो अब देखो, गज का मतलब क्या होता है? गज का मतलब होता है हाथी, ठीक है। आनन का मतलब होता है सर, हाथी का सर या हाथी के सर वाला, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं, हाथी के सर वाला। तो अगर हम देखेंगे गजानन हम किसको बोलते हैं? तो वो हम गणेश जी को बोलते हैं, क्योंकि गणेश जी के क्या है? गज का सर है, हाथी का सर है ना, तो इसलिए हम गजानंद गणेश जी को बोलते हैं। पर यहाँ पे अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं तो गज प्लस आनंद, गज का सर या गज के सर वाला, ठीक है। तो गज के सर वाला कौन है? गणेश जी है। यानी कि जब कोई शब्द ब्रेक होके अलग मीनिंग करेगा और एक साथ उसको बोलेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और जा रहा होगा, उन सभी शब्दों को योग रूढ़ शब्द बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में अगर और समझे तो जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पर्यायवाची शब्द, वो सारे ही शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं ना। जैसे महेश्वर, नीलकंठ, गजानंद, चक्रपाणी, ठीक है। आप देवी देवताओं के जितने भी नाम देखोगे उनका मीनिंग कुछ और जाता है ना। यानी कि चक्र, जिस पे चक्र है, या दशानंद, 10 सर वाला, ठीक है, रावण को बोलते हैं, ठीक है। पंचानंद,
पंचसर वाला है ना, विष्णु भगवान को बोलते हैं, तो वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे, योग रूढ़ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चल लेते हैं और थोड़ा तेजी से चलते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पे देखो, अर्थ के आधार पे अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो दो तरीके से ही करेंगे। एक होता है सार्थक, है ना, ठीक है, एक होता है निरर्थक। अब सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है? ठीक है, तो सार्थक क्या होता है? सार्थक मतलब एक सही शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई एक स्पष्ट मीनिंग निकलता है या स्पष्ट अर्थ निकलता है, उस शब्द को पढ़ने के बाद हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस शब्द का मीनिंग ये है, तो वो सारे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, मैं राम लिख देता हूं, है ना, तो राम, आप अगर राम पढ़ोगे तो सीधा सीधा सा आपको समझ में आ जाएगा कि राम क्या है, कोई एक लड़का है या फिर हमारे राम भगवान है, तो उनकी बात हो रही है। ठीक है, मैं लिख देता हूं कमल, है ना, तो कमल से आपको पता चल रहा है कि क्या है, एक फूल है कमल का, है ना, तो मीनिंग पता चल रहा है। तो ऐसे शब्द जो बिल्कुल एक सटीक मीनिंग देंगे, यानी कि सटीक सा अर्थ स्पष्ट करेंगे, वे सारे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें निरर्थक क्या होता है? तो निरर्थक ये होता है कि वो सारे शब्द जिनका कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकलता हो। जैसे शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं कि वर्णों का एक समूह, है ना, व्यवस्थित समूह। ठीक है, यानी कि कोई भी हम वर्ण मिला के एक समूह मिला दे। जैसे कमल अगर मैं लिखता हूं तो ये सार्थक है, और अगर इसी वर्णों को मैं अपोजिट करके लिख देता हूं लमक, तो लमक कोई शब्द नहीं होता है, लमक का कुछ अर्थ नहीं स्पष्ट होता है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है वो निरर्थक कहलाते हैं, और जिनका स्पष्ट होता है वो सार्थक कहलाते हैं, है ना। जैसे घर लिख लो, आप घर कहीं पे लिखोगे या घर पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा ये घर की बात हो रही है, घर होता है मकान टाइप का। और मैं इसे रग लिख दूं तो रग का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो रग क्या हो जाएगा, निरर्थक, और कमल क्या हो जाएगा, सार्थक, या घर क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया, है ना। इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, और चलते हैं आज के टॉपिक क्या है, टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आज जो टॉपिक करेंगे हम वो प्रयोग के आधार पे करेंगे, है ना, यानी कि शब्दों का कैसे प्रयोग किया जा रहा है हिंदी में। तो देखो, शब्दों को अगर प्रयोग के आधार पे देखेंगे तो हम टू टाइप्स में ही डिवाइड करते हैं इनको। ठीक है, प्रयोग के आधार पे एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं सेकंड अविकारी शब्द। ठीक है, चलिए, तो ये आज हम क्या करेंगे, प्रयोग के आधार पे पढ़ेंगे। तो एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर मैं इसकी आगे बात बताता हूं आपको। तो देखो, अगर प्रयोग के आधार पे देखेंगे, ठीक है, अगर हम प्रयोग के आधार पे देखेंगे, ठीक है, प्रयोग के आधार पे एक मैंने क्या बताया आपको, विकारी शब्द होते हैं, एक मैंने बताया आपको अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो अविकारी विकारी शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले विकारी शब्द पे बात कर लेते हैं। देखो, विकार का मतलब क्या होता है? विकार का सीधा सीधा अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंजेस, चेंजेस हो जाना। किसी शब्द में जब चेंजेस हो जाते हैं और उसका कोई एक रीजन होता है ना, यानी कि उसके लिंग में परिवर्तन करके, या फिर उसके कारक में परिवर्तन करके, या फिर उसके वचन में परिवर्तन करके। ठीक है, अगर कोई चेंजेस हो जा रहा है तो वो जिस भी टाइप के शब्द है वो सारे शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। अच्छा, नहीं आया समझ में? मैं फिर से बताता हूं। देखो, यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊं तो आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ऐसे शब्द जिनमें किसी लिंग, वचन या कारक के कारण परिवर्तन हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अब संज्ञा कैसे हो गया विकारी शब्द? तो संज्ञा क्या होता है? लड़का क्या है?
लड़का एक संज्ञा है, अभी हम संज्ञा वाला ही टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं लड़के का लिंग परिवर्तन कर दूं, यानी कि लड़के की जगह अगर मैं लिंग परिवर्तन कर दूं तो लड़की होता है, यानी कि लड़के से लड़की बन गया, शब्द में क्या हो गया, लिंग की वजह से चेंज हो गया। अगर मैं इसका वचन परिवर्तन कर दूं तो एक लड़का है ना और बहुत सारे लड़के, तो क्या हो रहा है इसमें, वचन की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग की वजह से, वचन की वजह से, कारक की वजह से परिवर्तन आ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उन सभी शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं ना, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है ना। जैसे संज्ञा में लड़का का लड़की बन गया है ना, या लड़के बन गया, ठीक है, ठीक है। सर्वनाम वह, ठीक है, या फिर उसका। अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो सर्वनाम में मेल के लिए वह जो होता है, मेल के लिए ही का यूज करते हैं, और फीमेल के लिए वह जो होता है शी का यूज करते हैं, तो वैसे ही, ठीक है। उसका, अगर हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो उसका बोलेंगे कि उसका है, ये जो सामान है ये उसका है। वहीं पर अगर किसी लड़की के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे ये उसका सामान, उसकी सामान है ना, ऐसे करके बोल देंगे, ठीक है। विशेषण यानी कि कोई विशेषता, जैसे अच्छा, ठीक है। जब हम किसी पुल्लिंग की यानी कि मेल के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम उसको अच्छा बताएंगे, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है। वहीं पर अगर हम किसी लड़की की बात करेंगे तो ऐसे बोलेंगे वह एक अच्छी लड़की है। तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। ऐसे ही क्रिया, जैसे खाता, खाता एक क्रिया हो गई, ठीक है। अब मैं बोलूं कि राम आम खाता है, वहीं पर अगर मैं किसी स्त्री के लिए बोलूं तो सीता आम खाती है। तो क्या हो रहा है इसमें, इन सभी शब्दों में परिवर्तन हो रहा है ना। और एक लड़का आम खाता है और बहुत सारे लड़के आम खाते हैं, तो वचन की वजह से भी क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए, विकारी शब्द हो गए, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, है ना। तो संज्ञा पे ही मेनली बात करेंगे, थोड़ा सा हम अविकारी शब्द भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अविकारी शब्द अभी मैं आगे शब्द भेद फिर से पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं ये सारा अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं, तो पर्टिकुलर एक चैप्टर में आपको इसका पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं इसको आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम इतना देख लेते हैं कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जिनमें किसी भी कारक की वजह से, किसी भी लिंग की वजह से या किसी भी वचन की वजह से कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, तो जितने भी क्रिया विशेषण होंगे वो सारे क्या होंगे, अविकारी शब्द होंगे। जितने भी संबंध बोधक होंगे, है ना, जो संबंध बता रहे होंगे वो क्या होंगे, अविकारी होंगे। जितने भी समुच्चय बोधक होंगे, है ना, जो एक समुदाय की बात कर रहे होंगे, समुच्चय की बात कर रहे होंगे, वो क्या होंगे, अविकारी होंगे। और जिसमें जितने भी विस्मय आदि बोधक होंगे वो क्या होंगे, यानी कि विस्मय आदि बोधक जिसपे एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है ना, जैसे अचानक से बोलते हैं हम ओए, अरे, वाह, तो ये सारे शब्द विस्मय आदि बोधक में आते हैं। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। ये आप किसी के लिए भी यूज करोगे, मेल के लिए, फीमेल के लिए, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए, हर जगह जू के तू ही यूज होंगे, उनमें कोई चेंजेस कभी नहीं आता है। ये मैं और अच्छे से आपको चैप्टर के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम संज्ञा की बात करने वाले हैं ना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब संज्ञा क्या होती है, ठीक है। ठीक है, तो संज्ञा, अगर इसका मैं विच्छेद करूं, ठीक है, इसका मैं विच्छेद करूं तो ये जो बना है सम प्लस ज्ञा से बना है ना। अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो ये जो अंक की मात्रा है ये सम से बनती है ना। आगे धीरे धीरे हम ये भी सीखेंगे कि विच्छेदन के क्या क्या रूल होते हैं। तो सम का मतलब होता है एक सम्यक, ठीक है, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। यानी कि संज्ञा का अगर हम वैसा रूप देखेंगे, यानी कि अर्थ देखेंगे, तो सीधा सीधा होता है सम्यक ज्ञान, यानी कि किसी चीज का सम्यक ज्ञान कराना। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी चीज की पहचान कराना या आइडेंटिफाई कराना, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी भी चीज को
क्या करा रहे हो, उसकी पहचान करा रहे हो, या उस चीज का, उस वस्तु का क्या करा रहे हो, ज्ञान करा रहे हो, बोध करती हो, तो वो क्या कहलाएंगी, संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, तो परिभाषा लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, कुछ चेंजेस आ गए हैं क्या, नहीं, ठीक है। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु किसी प्राणी, है ना, प्राणी, किसी स्थान या किसी भाव का बोध कराती है किसी स्थान बोध कराती है, वह संज्ञा कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी भी चीज की पहचान बताएंगे, है ना, किसी भी चीज की आइडेंटिफाई बता रहे होंगे, वो क्या होते हैं, संज्ञा होता है। तो हम देखेंगे कि जितने भी जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे संज्ञा है ना। जैसे मैं बोलूँ ये बोर्ड है, ये एक संज्ञा शब्द है, ये है कलम है, ये है ना, तो इसकी पहचान बता रहा है कि ये कलम है ना, तो इसको हम संज्ञा बोलेंगे, है ना। ठीक है, मैं लड़का हूं तो ये संज्ञा है, मेरा नाम क्या है वो एक संज्ञा है ना। प्राणी, स्थान, इनके जितने भी जो भी आइडेंटिफाई बता रही है वो सारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो क्या क्या होते हैं संज्ञा। ठीक है, तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, किसी स्थान का नाम दिल्ली, है ना, या किसी देश का नाम, ठीक है, या किसी वस्तु का नाम जैसे किताब, है ना, मेज, ठीक है, ये आदि। तो ये सब क्या है, संज्ञा है। इतना आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा और इतना आपको ज्ञान भी होगा कि संज्ञा, और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी होती है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि संज्ञा क्या है, एक नाम है किसी भी चीज का। ठीक है, सीधा सीधा सा डेफिनेशन ये हो जाती है। तो आशा करता हूं कि मैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, या इससे आप इतना आपको पता ही होगा। ठीक है, संज्ञा से आगे चलते हैं। तो देखो हमें पढ़ना क्या होता है, तो हमें संज्ञा के भेद पढ़ने होते हैं। क्वेश्चन भेद से ज्यादा बनते हैं ना, डेफिनेशन नहीं पूछता है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चीज है संज्ञा। ठीक है, तो अगर हम संज्ञा के भेद देखेंगे तो मूल रूप से इसके 3 भेद होते हैं ना, एक व्यक्तिवाचक होता है, एक जातिवाचक होता है, एक भाववाचक होता है। ठीक है, तो और अगर हम देखेंगे तो आज की परिस्थिति में इसके 5 भेद होते हैं ना, जो वर्तमान में चलता आ रहा है। तो हम संज्ञा को 5 टाइप से पढ़ते हैं, बल्कि ये जातिवाचक के अंदर ही आता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं भी आपको डिफाइन कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम व्यक्तिवाचक देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है कि पर्सनल, है ना, व्यक्तिवाचक ऐसे कि पर्सनल, जब हम किसी भी एक व्यक्ति का पर्टिकुलरली, है ना, डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे, तो ऐसे शब्द क्या होंगे, सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे लड़का और लड़के में हम किसी लड़के का एक विशेष नाम ही बता रहे हैं कि राम, है ना, तो राम क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो जैसे बहुत सारे शहर हैं, उसमें से हम एक किसी पर्टिकुलर शहर की ही बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। जैसे हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। और जैसे बहुत सारी किताबें हैं, तो हमने उसमें मेनली एक किताब की बात की है कि रामायण, है ना, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बहुत सारे देश हैं, तो हमने उसमें एक पर्टिकुलर देश की बात की है, तो वो क्या है, एक भारत। ठीक है, यदि आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि किसी भी एक विशेष व्यक्ति या स्थान या किसी विशेष वस्तु के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको ही कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है,
ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो व्यक्तिवाचक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक विशेष चीज के बारे में बात हो रही होगी, यानी कि हमें उससे पता चल जाएगा कि वो एक विशेष चीज की ही बात कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है, तो वही शब्द क्या कहलाएंगे, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो पर्टिकुलर किसी एक जाति को क्या होगा, दर्शाएगा। ऐसे शब्द जो किसी एक जाति को दर्शा रहे होंगे, पूरी की पूरी जाति को दर्शा रहे होंगे, उसी को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे जैसे मनुष्य है ना, अब मनुष्य जो है एक जाति है ना, यानी कि मनुष्य एक जाति है और जानवर एक जाति है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वहां 4-5 मनुष्य थे, तो सीधा सीधा ये आपको पता चल रहा है कि वहां पे कुछ मनुष्य यानी कि कुछ इंसान थे, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं व्यक्तिवाचक की बात करूंगा तो मैं कहूंगा वहां पे रोहन, सोहन, मोहन, वो तीनों खड़े थे, है ना। तो ये पर्टिकुलर एक एक की बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। इनमें थोड़ा थोड़ा सा भेद भी मैं आपको सिखा दूंगा कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। वैसे ही मनुष्य हो गया या फिर कोई शहर हो गया, ठीक है। अब शहर पूरी की पूरी जाति का बोध करा रहा है। मैंने बोला कि मैं शहर में रहता हूं, तो अब बहुत सारे शहर है ना, दिल्ली एक शहर है, मुंबई एक शहर है, हरिद्वार एक शहर है, देहरादून एक शहर है, तो पर्टिकुलर आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये पूरी की पूरी शहर की एक जाति बता रहा है, पूरी की पूरी उसकी जितनी भी वो है, शहर में जितनी भी चीजें आ रही है उन सब के बारे में बता रहा है। तो शहर एक क्या हो गया, जाति हो गई, ठीक है। उसी प्रकार से किताब एक जातिवाचक हो गया, है ना, ठीक है। अब किताब तो बहुत सारी हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, मैथ की हो सकती है, ठीक है। तो किताब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक दो एग्जाम्पल से करते हैं थोड़ी सी चीजें शॉर्ट आउट, ठीक है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल कराता हूं, उससे शायद आपको कुछ चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपको कुछ नियम भी बता दूंगा मैं साथ ही साथ में। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक नर ने भरी सभा में, एक नर ने एक भरी सभा में एक किसी बालक की हत्या कर दी, है ना, किसी बालक की हत्या कर दी, ठीक है। तो ये जो नर है ना, ये जो नर है, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है? अब बताइए मुझे थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे की बात। आप ही बता दो। जातिवाचक है, हाँ, एक नर है ना, ये नर, एक नर, ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, नर जो है ना, नर एक जातिवाचक हो गया, है ना, और यहां पर क्या है, एक नर, ठीक है। तो जो जातिवाचक जो संज्ञा है, यानी कि नर का मतलब क्या हो गया, नर का मतलब किसी मेल से हो गया। अब उसमें कोई भी मेल हो सकता है भाई, जितने भी मेल है ना, जितनी भी मेल जाति में लोग हैं, उन सब की बात हो रही है कि एक कोई नर था, है ना, मतलब नर था कोई, मतलब कोई मेल था। अब पता नहीं चल रहा है कि कौन मेल था, पर जब हम इसके सामने एक लगा देते हैं कि एक नर ने, है ना, एक नर ने, यानी कि पर्टिकुलर किसी हम एक ही की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जब हम खाली यहां पर नर ने, किसी नर ने, है ना, या नर ने किसी भरी सभा में किसी बालक की हत्या कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। जब हम पूरी की पूरी एक जाति या कम्युनिटी की बात कर रहे होंगे ना, पूरा एक समुदाय की बात कर रहे होंगे, जैसे कोई कुत्ता है, ठीक है, उस अगर हम बोलेंगे कि कुत्ते बुरे होते हैं, तो वो पूरे के पूरे कुत्तों की बात हो रही है कि सारे कुत्ते बुरे होते हैं। पर हम अगर कहेंगे हमारा जो टॉमी है, टॉमी हमारे कुत्ते का नाम है, हमारा जो टॉमी है वो बुरा है, बाकी सब अच्छे हैं, तो ये पर्टिकुलर एक की बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक, और वहीं पर ये जातिवाचक जब उसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन ऐसा ही थोड़ा सा कंफ्यूजन सा बनता है, और यही पूछा जाता है यहाँ से, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, और मैं आपको थोड़ा आगे भी समझा दूंगा। अब इसके बाद एक हम और करते हैं एग्जाम्पल, है ना, ठीक है।
याद तो है मुझे। ठीक है, अब देखो, भारत में हरीश चंदो की कमी नहीं है। तो ये जो हरीश चंद है ना, ये बताना है ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। अभिषेक बताओ। जातिवाचक पक्का? हरीशचंद्र मतलब सच बोलने वाले भी कह सकते हैं, जो सत्यवादी हो। हरीशचंद्र होता है चंद्र, हाँ ठीक है, हरीशचंदो। ठीक है, तो भारत में हरीशचंदो की कमी नहीं है, यानी कि अब जो बात हो रही है, यानी कि किसी एक जाति की बात हो रही है। अगर हम खाली हरीशचंद लिखते कि भारत में हरीशचंद की कमी नहीं है, हरीशचंद, फिर हमें पता चलता कि एक कोई बंदा है, वो क्या है, हरीशचंद है, उसकी कमी नहीं है, ऐसे करके पता चलता। तो ये तब व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा होता। पर जब हमने इसमें लिखा कि भारत में हरीशचंदों की कमी नहीं है, तो इससे हमें एक चीज और पता चल गई कि जब भी किसी व्यक्तिवाचक पे हम ओ की मात्रा लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एक और मैं देता हूं आपको, ठीक है, नेताजी अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इसमें जो नेताजी है, ये आप मुझे बताओ व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? तुम्हें ही बताना पड़ेगा, अभिषेक है ना, बताओ नेताजी क्या है इसमें? है व्यक्तिवाचक कैसे हो गए? नेताजी अच्छे होते हैं, तो इसमें तो सारे नेताओं की बात हो रही है ना, तो ये तो जातिवाचक हो गया, है ना। ठीक है, और एक और, अब ऐसे ही अगर मैं कहूंगा कि पंडित जी अच्छे होते हैं, तो जितने भी पंडित जी हैं वो सारे अच्छे होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं अभिषेक तुमसे, फिर हम आगे चल लेंगे, है ना। ठीक है, तो बताओ, पंडित जी, ठीक है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसमें जो है पंडित जी के बारे में बताया गया है, तो ये व्यक्तिवाचक है ये वाला वाक्य या फिर जातिवाचक है? अभिषेक? व्यक्तिवाचक है। कैसे है व्यक्तिवाचक? हाँ, यानी कि वैसे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे पंडित जी हैं, है ना। अगर पंडित जी हम देखेंगे तो बहुत सारे पंडित जी हैं, पर वो कह रहे हैं कि पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो सीधा सीधा सा पता चल रहा है ना कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जी भी तो बोलते थे उनको, तो सीधा सीधा सा पता चल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक है। अगर वहीं पे हमें वाक्य से पता चल रहा है कि किसी एक पूरी की पूरी जाति की बात हो रही है, तो वो जातिवाचक है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो जातिवाचक के अंदर ही पहले हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक, है ना। अब द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक, ठीक है, तो जो शब्द किसी भी ठोस का, है ना, किसी द्रव का या किसी गैस का नाम होता है, उसी को हम द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे पानी, ठीक है, सोना, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब क्या है? ये द्रव्यवाचक हैं। तो द्रव्यवाचक क्या होते हैं? तो सीधा सीधा सा पता चल जाएगा कि किसी भी ठोस के बारे में बात हो रही है, या किसी द्रव्य के बारे में बात हो रही है, या किसी गैस के बारे में बात हो रही है, तो वो सारे क्या है? द्रव्यवाचक हैं। अगर आपको नोट करना है तो फटाफट थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अगर आपको डेफिनेशन भी लिखनी है तो आप सीधा सीधा से लिख लीजिए, जो शब्द किसी द्रव के बारे में, किसी ठोस के बारे में या किसी गैस के बारे में
बोध कराता है या उनका बोध कराता है, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में पानी, सोना, ऑक्सीजन, और भी मैं आपको बहुत सारे बता दूंगा, आप वो भी लिख सकते हैं ना, धुआं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया क्या? चलिए फिर आगे चलते हैं। उसके बाद फोर्थ, ठीक है, फोर्थ है समूहवाचक, है ना। तो समूहवाचक क्या होते हैं? समूहवाचक, ठीक है, तो लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, है ना। जो शब्द किसी समूह का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि अब इससे क्या पता चलेगा? इससे किसी ग्रुप का पता चल रहा होगा, है ना। जैसे ग्रुप, ऐसे शब्द होंगे जिस शब्दों को देखने के बाद आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि किसी ग्रुप की बात हो रही है ना, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, किसी एक जाति की बात नहीं हो रही है ना। मतलब उसमें विभिन्न जाति के लोग होंगे, विभिन्न व्यक्तिवाचक लोग होंगे, और वो एक ग्रुप होगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, सेना, है ना। जब मैं सेना की बात करूंगा, ठीक है, तो सेना में स्त्रियां भी है ना, यानी कि लड़के भी हैं, लड़का एक जातिवाचक शब्द हो गया, ठीक है। लड़कियां भी है, यानी कि महिलाएं भी है, ये भी एक जातिवाचक शब्द हो गया। पर जब मैं इसको सेना बोल रहा हूं तो सीधा सीधा सा पता चल रहा है कि कुछ लोगों की एक क्या है, सेना है, कुछ लोग, उसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन मेल है या कौन फीमेल है। किसी जाति वाचक संज्ञा की बात नहीं हो रही है, सीधा सीधा किसकी बात हो रही है? समूह की बात हो रही है। और समूह में कोई भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर मैं दूसरा शब्द बोलूं तो सभा, है ना। सभा, तो एक सभा क्या हो गई? एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। कैसे हो गया? तो देखो, मैंने बोला कि फलाना जगह एक सभा आयोजित हुई है, तो अब उस सभा में लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, है ना, सब लोग होंगे। तो जिस वर्ड के अंदर सारे के सारे एक कम्युनिटी, एक ग्रुप के रूप में डिफाइन होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम समूहवाचक बोलते हैं। इसके और एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, कक्षा, ठीक है, कक्षा में एक है ना, किसी जातिवाचक की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बाजार, ठीक है। झुंड, ठीक है, झुंड या गुच्छा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे समूहवाचक हैं। और आप इसमें और भी लिख सकते हो, मैं आपको और भी लिखवा देता हूं अगर आप लिखना चाहो तो। मंडल, ठीक है, टुकड़ी बोल सकते हैं आप, ठीक है, गट, और छत्ता बोल सकते हैं आप, समूह बोल सकते हैं, जत्था बोल सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी एक झुंड को डिस्क्राइब कर रहे हो, एक ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहे हो, वो क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट वाला, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है ना? भाववाचक संज्ञा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, एक मिनट। ठीक है, तो भाववाचक देखते हैं। तो भाववाचक क्या होते हैं? यानी कि
भाववाचक का मतलब हो गया सीधा सीधा फीलिंग की बात हो रही होगी, है ना। अब किसकी फीलिंग की बात हो रही होगी, तो किसी वस्तु, किसी प्राणी, है ना, इनकी किसी की फीलिंग की बात हो रही होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष या भाव का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे शब्द जो किसी के भाव को व्याख्या कर रहे हो, किसी के भाव की व्याख्या कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो, या फिर उसके गुण या दोष के बारे में बता रहे हो, तो उन सभी शब्दों को क्या बोलेंगे हम, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे भाव क्या होते हैं हमारे, जैसे खुशी, है ना, जैसे खुशी, तो खुशी एक भाव है ना। दुख एक भाव है, ठीक है। सुंदरता, तो सुंदरता क्या है, सुंदरता एक गुण है ना, पर एक भाव भी है। ठीक है, तो ऐसे शब्द किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष या भाव का बोध कराती हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। सीधा सीधा सा ये डेफिनेशन हो गई। अब इसमें भाववाचक में हमें पढ़ना होता है, क्यों भाववाचक में क्या पढ़ना होता है, तो भाववाचक में हमें ये पढ़ना होता है कि भाववाचक का जो निर्माण है वो हम जातिवाचक संज्ञा से भी कर सकते हैं। यानी कि यदि कोई जातिवाचक संज्ञा है तो उसको हम भाववाचक में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ शब्द देता हूं, आप उनका कीजिए और फिर मैं आपको करा दूंगा, है ना। आप करिए पहले। जैसे मानव, है ना, एक मिनट, ठीक है, करने हैं तुम्हें, है ना। अभिषेक तुम भी कर लो। मानव, ठीक है। सेवक, सेवक को अगर हम भाववाचक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेवक का भाव क्या हो जाएगा, नहीं सेवा हो जाएगा ना। हाँ, बच्चा, बच्चा क्या है, एक जातिवाचक शब्द है, इसका भाववाचक बनाओ। लड़का, अरे बच्चे नहीं होगा उसका, बच्चे का जो भाव होगा कैसे उत्पन्न होगा वो, ठीक है। डाकू का बनाओ, डाकू, अब ठीक है, ये जातिवाचक है ना। नर का बनाओ, फिर नारी का भी बनाओ, नर और नारी, ठीक है, बनाओ। हाँ ठीक है, मानव का क्या हो जाएगा, मानवता हो जाएगा। अगर हम मानव की बात करेंगे तो इसका भाववाचक यानी कि जिससे क्या हो, कोई फीलिंग जाहिर हो रही हो, है ना, कुछ फीलिंग बता रहे हो, तो मानवता क्या होगी, एक फीलिंग होगी कि मानवता नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, सेवक, सेवक का भाववाचक देखेंगे तो सेवा हो जाएगा। ठीक है, सेवा एक भाव होता है और सेवक एक कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जो दास हो मतलब, ठीक है। और सेवा क्या होती है, एक भाव होती है ना। बच्चा, बच्चे का भाव क्या होता है, बचपन, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार बचपन बहुत अच्छा था, है? ठीक है, तो वो बच्चे वाली बात है ना। बच्चा क्या हो गया, एक जातिवाचक शब्द हो गया। बच्चा तो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, है ना, बच्चे की बात हो रही है, एक पूरी की पूरी जाति बता रहे हैं, तो उसी का अगर हम भाववाचक में चेंज करेंगे तो बच्चे का बचपन हो जाएगा, है ना। वैसे ही लड़का, हाँ लड़कपन, ठीक है। और डाकू का क्या हो जाएगा, डाकूती, डाकूती हो जाएगा ना। ठीक है, डाकू का डकैती हो जाता है, डकैती, डाकूती नहीं डकैती होता है वो,
है ना। हाँ, डकैती तो डालता है वो, डकैती कभी कभी मिस हो जाता है दिमाग से। ठीक है, उसके बाद नर, है ना। तो नर का क्या होता है, नरत्व। और वैसे ही नारी का भी क्या हो जाएगा, नारीत्व, है ना। ठीक है, तो ये हमने क्या करे हैं, कुछ जातिवाचक संज्ञा थे जिनका परिवर्तन हमने भाववाचक में कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा, निम्न में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है ना। यह भाववाचक संज्ञा नहीं है, जैसे उसमें मानवता दे देंगे, सेवा दे देंगे, बचपन दे देंगे, और एक क्या दे देंगे, नारी दे देंगे। तो पूछेंगे कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। या फिर किसी जातिवाचक संज्ञा को आप भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कीजिए, है ना। कि सेवक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, इसका परिवर्तन आप भाववाचक में कीजिए, तो कौन सा होएगा। ठीक है, जातिवाचक का ही हो सकता है ना, और किसी नहीं औरों का भी होएगा। हाँ, जातिवाचक का तो अभी किया है हमने, अभी तो और भी करेंगे। सर्वनाम का भी होता है ना, कराया तो था। ठीक, ये हो गया है, तो हम आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं कुछ सर्वनाम को भी हम क्या कर देते हैं, भाववाचक में चेंज कर देते हैं। तो कुछ सर्वनाम देता हूं मैं आपको, और उनको क्या करना है, आपको भाववाचक में चेंज करना है ना। क्रिया और विशेषण भी करेंगे, मतलब विशेषण करेंगे। ठीक है, सर्वनाम, कुछ सर्वनाम जैसे आप, ठीक है, निज, और मम, स्व, मम, ये अपना कर लो, इसको आप मत करो, अपना, अपना, निज, मम, स्व। ठीक है, और सर्व, सर्व। ठीक है, ये कुछ क्या है, सर्वनाम है, इनको चेंज करो भाववाचक में। करो फटाफट अभिषेक। अपना, हाँ, अपनतव। ठीक है, अपने का क्या हो जाएगा, अपनतव। ठीक है, हाँ, निजत्व। हाँ, ठीक है, मम का क्या हो जाएगा, या तो ममता भी हो जाएगा, ममता भी होता है इसका, या फिर हाँ ममत्व हो जाएगा। ठीक है, स्वत्व। और सर्व का क्या हो जाएगा, सर्वस्य हो जाएगा, सर्वस्य, है ना। सर्वस्य मतलब सभी की बात हो जाएगी ना, सर्व। सर्वस्य, ये एक फीलिंग हो गई कि सर्वस्य कल्याण के बारे में सोच रहे, सर्व की मतलब थोड़ा फीलिंग टाइप का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कुछ सर्वनाम से हमने भाववाचक में चेंज कर दिए हैं। लिख लीजिए अगर लिखना है तो। ठीक है, अब कुछ विशेषण लिखेंगे, विशेषण को चेंज करेंगे, और फिर कुछ क्रिया लिखेंगे और उनको भी चेंज कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो अब कुछ विशेषण से चेंज करते हैं। मिटो ही देते हैं सारा। हाँ, विशेषण से भाववाचक। ठीक है, भाववाचक जैसे काला। ठीक है, मीठा, मीठा, काला, ऊंचा, स्वतंत्र। ठीक है, और करो चेंज, भयानक, भयानक, लोभी, लोभी मतलब लालच होता है। ठीक है, लालची होता है ना, लोभी को लालची बोलते हैं। सफेद, एक। ठीक है, प्यासा, एक और लिख लो, प्यासा।
बस यही चेंज करो। करो अभिषेक फटाफट, आप भी करके देखिए। इनको आप एक बार विशेषण से भाववाचक में परिवर्तन करके देखिए। जो हो रहे हैं ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको अभी करा ही दूंगा ये सारे, ठीक है। हो गए क्या अभिषेक? किए बस, ठीक है। चलो तो बताओ, पहला काला क्या हो जाएगा? इसको अगर हम काले को अगर भाववाचक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कालापन हो जाएगा ना, उसका कालापन है तो ये एक भाव हो गया, वह काला है, ये तो एक विशेषता हो गई, ठीक है। तो कालापन, ठीक है, कहीं कहीं पे कालिया भी लिखा होता है, ठीक है। मीठा, मीठा एक विशेषता है ना, अगर इसको हम उसमें चेंज करेंगे तो मिठास हो जाएगा, ठीक है, मिठास। ऊंचा, कोई चीज ऊंची है वो उसकी विशेषता हो गई, अगर उसी को हम भाववाचक में बोलेंगे तो उसकी ऊंचाई बहुत है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? आजाद है कोई, तो स्वतंत्रता यानी कि आजादी, ठीक है, स्वतंत्रता बहुत प्रिय है उसे, ठीक है। भयानक, कोई चीज भयानक है तो उसका भय होता है, क्या होता है उसका? भय, तो भयानक का हो जाएगा भय, ठीक है। वैसे ही लोभी का क्या हो जाएगा? लोभ, क्योंकि उसको क्या होता है? लोभ होता है ना, तो लोभ, ठीक है। सफेद, सफेद का अगर हम भाववाचक देखेंगे तो सफेदी, ठीक है। एक, एक का भाववाचक देखेंगे तो एकता, ठीक है। वैसे ही प्यासा का भाववाचक देखेंगे तो प्यास, क्या है? प्यास एक भाव है ना, वहीं पर कोई प्यासा एक व्यक्ति होता है, तो ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसे ही कुछ क्रिया से, मैं कुछ क्रिया दे देता हूं आपको, उस क्रिया से बना दीजिए और उसके बाद हमारा भाववाचक भी आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन भाववाचक से ही आता है कि इसका भाववाचक परिवर्तन कीजिए, इसका भाववाचक क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो क्रिया लिखिए कुछ, जैसे सुनना, सुनना, ठीक है। और लिखिए भूलना, भूलना, ठीक है। और कमाना, पढ़ना, कमाना, पढ़ना, ठीक है, लिखो, ठीक है। छोड़ना या गुण, नहीं गुण मत रहने दो, मारना लिख लो, छोड़, मारना, है ना, या फिर छोड़ना, छोड़ना, ठीक है। फटाफट करो ये, है ना, ये वाला कर लो, ठीक है। हो गया क्या? ठीक है, तो सुनना का क्या लिखा तुमने? सुनना, है ना, सुनना, और उसे सुनाई नहीं देता है ना, तो सुनना का क्या हो जाएगा? सुनाई हो जाएगा ना, सुनाई एक भाव हो गया, सुनना एक क्रिया हो गया, ठीक है, सुनाई, ठीक है। भूलना का, भुलक्कड़ या भूल, है ना, वह भूल जाता है, वह भूल जाता है, ठीक है। कमाना, हाँ, कमाई, कमाई, है ना। उसके बाद पढ़ना, वेरी गुड, पढ़ाई, मुझसे पढ़ाई नहीं करी जाती, है ना, ठीक है, मुझसे पढ़ाई नहीं करी जाती, तो ये फील हो गया, एक भाव हो गया। मरना का मरण हो गया, है ना, मरण एक भाव हो गया कि वह मरण है, मतलब ऐसा। और छोड़ना का हो गया छूट, छूट, हाँ, छुड़ाव,
छुड़ाव नहीं होएगा, वैसे छूट होएगा। छूट एक फीलिंग होगी ना कि उसने इतनी छूट दे दी, तो क्या करा उसने, पैसे ही तो छोड़े हैं। हाँ, छोड़ने का छूट। ठीक है, हो गया क्या, इतना हो गया? तो ठीक है, बस अब आज इतना ही करना है ना। यानी कि संज्ञा हमने पूरी तरीके से पढ़ ली है। बस 5 मिनट में और आपके लूंगा और उसके बाद हम क्लास को खत्म कर देंगे। तो 5 मिनट में क्या करेंगे, तो 5 मिनट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे गए हैं कुछ विभिन्न एग्जामों में, उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब स्क्रीनशॉट लेने हैं जो मैंने लिखवाए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। जातिवाचक, विशेषण, सर्वनाम व क्रिया, यानी कि इनसे क्या कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करा दी है, अब आप इनको भी देख के थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड एग्जाम में पूछा गया है, बंदी रक्षक, है ना, बंदी रक्षक में पूछा गया। ठीक है, बंदी रक्षक हुआ था ना 2022-23 वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो बताओ सीधा सीधा सा भाववाचक संज्ञा क्या है, ए, है ना, वेरी गुड। ए क्या है, भूख। भूख क्या होती है, एक भाव होता है ना। भूखा कोई व्यक्ति हो सकता है, पर भूख क्या होती है, एक भाव होती है। तो ये क्या हो गया, भूख भाववाचक संज्ञा होगी। अच्छा, थोड़ा सा टाइम आपको भी देना है करने के लिए। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो इसमें जो है गरीबों, है ना, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें जो रेखांकित शब्द है, यानी कि जिसपे मैंने रेखा बना दी है, तो ये किस प्रकार का शब्द है, कौन सा शब्द है? अवस्था सूचक विशेषण है ना, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है? तो बताइए। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। ठीक है, बताओ अभिषेक, तुम बताओ, है गरीब क्या होते हैं? क्या होते हैं गरीब? गरीब एक ऐसा नहीं साउंड कर रहा है, जातिवाचक, जातिवाचक, है ना। गरीबों की बात हो रही है ना, तो सारे गरीब है भाई, उसमें लड़के लड़की सभी गरीब है ना। तो गरीबों की बात हो रही है, तो ये क्या है, एक जातिवाचक है वैसे ये। ठीक है, यानी कि ये संज्ञा है ना। अरे आता तो संज्ञा में ही है ना, जातिवाचक। ठीक है, तो हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें गरीब क्या है, एक संज्ञा है। संज्ञा ही पढ़ रहे हैं तो संज्ञा की क्वेश्चन ही दूंगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है एक विशेषण से। देखिए, मैं बोल रहा था ना आपको कि विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द, तो ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विशेषण से, कोई एक विशेषण से क्या बना है, भाववाचक शब्द बनना है। तो उस शब्द की पहचान करनी है। इसमें से दौड़ता है, नहाता है, खेलता है या शिष्टता है, तो वो एक विशेषता है, विशेषण शब्द है वो। तो बताइए फटाफट। ठीक है, क्या है, 4, शिष्टता। हाँ ठीक है, क्यों, क्योंकि दौड़ता क्या है, एक क्रिया हो गई, तो ये क्रिया से बना है। ठीक है, नहाता, नहाना एक क्रिया हो गई ना, ये भी क्रिया से बना है। खेलना एक क्रिया हो गई, तो ये भी क्रिया से बना है। तो शिष्टता क्या है, ये एक विशेषण है, यानी कि शिष्ट होता है ना, शिष्ट। ठीक है, हाँ, तो इससे क्या बना है, शिष्टता बना है, तो ये विशेषण से बना है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा कैसी संज्ञा है, बताओ फिर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, समुदायवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? धोखा भाववाचक, वेरी गुड, है ना। तो धोखा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, धोखे की बात हो रही है ना, भाव है एक। ठीक है, चलो ये लगाओ फटाफट। पहले एक व्यक्तिवाचक लगाना है, फिर एक भाववाचक लगाना है, फिर जातिवाचक लगाना है। सही क्रम क्या होगा, है ना, इनमें से बताओ कि पहले एक व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है, फिर किसी भाव की बात हो रही होगी, और फिर किसी जातिवाचक की बात हो रही होगी। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, तो पहला इसका आंसर सही है, यानी कि क्या हो रही है, व्यक्तिवाचक की बात हो रही है। तो दैनिक जागरण क्या है, एक अखबार है ना। अगर मैं यहां पे अखबार लिखता तो ये क्या हो जाता है, एक जातिवाचक हो जाता, पर मैंने पर्टिकुलर एक दैनिक जागरण लिखा है,
तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद धुलाई है ना, धुलाई, तो धुलाई एक क्या हो गया, भाववाचक हो गया है ना। किसी को धोना मतलब पिटाई करना, उसी से रिलेटेड है कि उसकी धुलाई हुई, तो ये भाव व्यक्त कर रहा है, या उसे धोया गया, तो ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। उसी तरीके से जातिवाचक, तो तूफान क्या है, एक जातिवाचक है। कैसे, क्योंकि जहां जहां तूफान आते हैं सब तूफान का अलग अलग नाम रख देते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि टाइफून आया था, तो पता चलता है कि टाइफून जापान वाले क्षेत्रों में आता है ना। साइक्लोन हमारे यहाँ आता है तो पर्टिकुलर नाम होता है, और तूफान तो एक क्या हो गया, पूरा का पूरा जाति हो गई। तो फर्स्ट क्या है, सही आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर खत्म हो जाते हैं। और एक आपके लिए ये न्यूज़ थी कि हमारे यहाँ 21 फेब से क्या हो गया है, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए बनाए गए हैं। स्पेशली बहुत ही अच्छे नए पैटर्न के साथ बनाए गए, और जिसमें अभी तक हमने 2 या 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यदि आप कोई भी इस टेस्ट सीरीज को खरीदना चाहते हो तो आपको ये जस्ट 500 रुपीज़ में 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगा, टेस्ट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, दिख रहा है नंबर? अच्छा, लो यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जल्दी हम नई क्लास लेके आएंगे हिंदी की। थैंक यू।